हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नैट्रम म्यूर रेमेडी को देखेंगे एलन्स की नोट्स से और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं आप लोग को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एज़ ऑलवेज़ दूंगी, जैसे कि मैंने पहले की भी मेडिसिन की दी है आपको एक्सप्लेनेशन। तो मैं फ़र्स्ट ईयर की मेडिसिन का एक सीरीज़ सिंपल एक्सप्लेनेशन सीरीज़ यहाँ पे हर वेडनेसडे और संडे को अपलोड करती हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है नैट्रम म्यूर, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेडिसिन को। नैट्रम म्यूर जो होती है वो एक लेफ़्ट साइडेड रेमेडी होती है। लेफ़्ट साइडेड रेमेडी का मतलब होता है इसके जो पेशेंट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशनल का मतलब कि ऐसे पेशेंट्स, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं किसी बात को लेके। अपने क्लोज्ड वंस, उनके क्लोज्ड वंस उन्हें कुछ कह दें तो वो कोई भी बात दिल पे ले लेते हैं। तो ये उस टाइप के पेशेंट्स के लिए होता है। तो इसलिए ये लेफ़्ट साइडेड रेमेडी इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि हमारा जो हर्ट है वो लेफ़्ट साइड ही प्रेजेंट होता है और हमें जो पर्सन इमोशनल होता है उसे कोई भी बात दिल पे लग जाती है। तो इसलिए इसको लेफ़्ट साइड रेमेडी बोलते हैं। फिर इसके जो प्रूवर हैं वो हैनेमन है। ये नैट्रम म्यूर जो होता है वो कवर्स ऑल द थ्री मियाज़म्स, मतलब कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, ये तीनों मियाज़म्स को कवर करता है। इसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट और इसका जो फॉर्मूला है वो है NaCl। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर द अनेमिक एंड कैथेक्टिक वेदर फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, मतलब कि वो लोग जिनमें अनीमिया की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड लॉस है, हीमोग्लोबिन कम है, या फिर कैथेक्टिक हैं। कैथेक्टिक का मतलब दुबला पतला शरीर जिनका होता है उन्हें कैथेक्टिक बोलते हैं। वेदर फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स मतलब कि ऐसे पर्सन जिनमें वाइटल फ्लूइड्स की कमी हो गई है, लॉस्ट हो गए हैं वाइटल फ्लूइड्स। प्रोफ्यूज़ मेंसेस, सेमाइनल लॉसेस और मेंटल अफेक्शंस, मतलब कि प्रोफ्यूज़ मेंसेस हो रहे हैं फीमेल्स को, उस वे में ब्लड लॉस हो रहा है। और जो सेमाइनल लॉसेस हैं वो मेल्स में हो रहे हैं, सेमिनल लॉस हो रहा है। तो मेंटल अफेक्शंस भी है। मेंटल अफेक्शन मतलब वही इमोशनल हो रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं मेंटल जनरल्स पे। फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर कॉज्ड बाय ऑफेंस, ऑफ ग्रीफ, फ्राइट, वेक्सेशन, मॉर्टिफिकेशन और रिजर्व्ड डिसप्लेजर। फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर मतलब कि जो पर्सन होगा ना उसको बैड इफेक्ट्स क्यों होंगे, एंगर की वजह से। उसको गुस्सा बहुत आएगा। कॉज्ड बाय ऑफेंस मतलब कि ऑफेंड होने की वजह से उसे एंगर या गुस्सा आएगा। अगर चार महफिल में लोग बैठे हैं, मतलब चार लोग बैठे हैं और कोई इंसान बैठा है पेशेंट नैट्रम म्यूर का, और उसकी किसी ने बेइज्जती कर दी है, उसे कुछ महफिल में कुछ कह दिया, तो उसे ये लगेगा ओ चार लोगों में मेरी इंसल्ट कर दी, तो उसे बुरी लग जाएगी बात, ऑफेंड हो जाएगा। और इन्हें कभी भी आप समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर समझाओगे तो भी ऑफेंड हो जाते हैं कि मुझे समझा रहा है ऐसे करके। ऑफ ग्रीफ, फ्राइट, वेक्सेशन। ग्रीफ मतलब इन्हें दुख भी होगा किसी न किसी बात का। फ्राइट होगा। वेक्सेशन, मॉर्टिफिकेशन, वही इंसल्ट से डरते हैं। और रिजर्व्ड डिसप्लेजर मतलब कि थोड़ा सा रिजर्व रहना प्रेफर करते हैं डिसप्लेजर की वजह से, कि मतलब इन्हें वही कि क्राउड में बैठना पसंद नहीं है, कि मतलब वहाँ पे लोग हो सकता है इसका मजाक उड़ा दें या कुछ बुरा के भला कह दें तो इसे बुरा लगने लगे, तो वो बुरा लगने के डर से थोड़ा रिजर्व होना चाहता है। फिर हम आते हैं इरिटेबिलिटी पे। चाइल्ड क्रॉस व्हेन स्पोकन टू, क्राइंग फ्रॉम स्लाइटेस्ट कॉज, मतलब कि बच्चों में इरिटेशन देखने को मिलेगी। इरिटेबिलिटी होती है चाइल्ड में व्हेन स्पोकन टू क्रॉस। जब भी आप मतलब किसी चाइल्ड से कुछ बोलेंगे, जब हम किसी चाइल्ड से कुछ बोलते हैं तो क्रॉस क्रॉस का मतलब है कि वो उस बात को उल्टा ही समझेगा, उसका उल्टा ही करेगा जो आप उसको बोलेंगे। तो बच्चे जो होते हैं वो नैट्रम म्यूर के ऐसे होते हैं। क्राइंग फ्रॉम स्लाइटेस्ट कॉज, स्लाइटेस्ट कॉज मतलब कि बहुत छोटी सी भी कोई बात हो जाएगी ना तो बच्चा रोने लग जाएगा। हर छोटी चीज़ पे उसको इरिटेशन होगी, वो रोने लग जाएगा। गेट्स इनटू अ पैशन अबाउट ट्रिफल्स। ट्रिफल्स मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनका कोई मतलब बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा है और उस बात को लेके इरिटेशन हो रही है, उसको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। स्पेशली व्हेन कंसोल्ड विद। और हाँ, अगर बच्चे रो रहे हैं और अगर आप उन्हें कंसोल करते हैं कि चुप कराने लग जाएंगे तो उसे और इरिटेशन होती है। नेक्स्ट आता है ऑकवर्ड हेस्टी ड्रॉप्स थिंग्स फ्रॉम नर्वस वीकनेस। ऑकवर्ड हेस्टी, हेस्टी मतलब वो जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा आतुर रहेगा किसी चीज़ को लेके। ड्रॉप्स थिंग्स फ्रॉम नर्वस वीकनेस, वो इतना उसको नर्वसनेस होगा कि वो चीज़ें इधर उधर गिराएगा, है ना। हेस्टीनेस होगी मतलब बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में काम करेगा, ठीक है। मार्क्ड डिस्पोजिशन टू वीप, सैड वीपिंग मूड विदाउट कॉज, मतलब कि
मार्क्ड डिस्पोजिशन टू वीप मतलब कि रोएगा तो ज़रूर, ये मार्क्ड है कि वो रोता हर बात पे ही है। ड्रॉप्स थिंग सॉरी सैड वीपिंग मूड मतलब कि हमेशा उसका रोने वाला ही मूड होगा, कि मतलब देखने से ही वो लगेगा कि अब रो देगा, अब रो देगा। तो सैड वीपिंग मूड उसका हमेशा ही रहेगा, विदाउट कॉज, बिना किसी कॉज के। बट कॉन्सोलेशन फ्रॉम अदर एग्रीवेट्स हर ट्रबल मतलब कि इसमें यह है कि वीपिंग मूड तो उसका रहेगा ही, लेकिन अगर हम उसको वो कर देते हैं, कंसोल कर देते हैं, तो उसका जो ट्रबल है ना वो एग्रीवेट करता है। तो इसलिए कॉन्सोलेशन इसमें ये इसका पिक्यूलियर पॉइंट है कि कॉन्सोलेशन में बच्चे और इरिटेट होते हैं और एग्रीवेशन होता है उनकी कंप्लेंट्स में। नेक्स्ट है ड्रीम्स। ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स इन द हाउस एंड ऑन वॉकिंग विल नॉट बिलीव टू द कॉन्ट्रारी अंटिल सर्च इज मेड मतलब कि ऑफ बर्निंग थर्स्ट, ठीक है। ड्रीम्स उसको कैसे आएंगे कि जैसे घर में चोर घुस आए हैं रात में, ठीक है, उन्हें ये लगेगा। एंड ऑन वॉकिंग विल नॉट बिलीव टू द कॉन्ट्रारी अंटिल द सर्च इज मेड। इसका मतलब ये है कि जो नाट्रम्यूर का पेशेंट होगा उसको ये लगेगा सोते वक्त कि घर में चोर घुस आए हैं, और खड़े होके वो चल के ढूंढने लग जाएगा घर में कि कहाँ चोर घुस आए हैं। और अगर वो तब तक बिलीव नहीं करेगा उस बात पे जब तक कि सब लोग ऐसे खड़े होके ढूंढने ना लग जाए कि घर में चोर आए हैं कि नहीं, और जब तक उसे ये बिलीव ना हो जाए कि हाँ सर्च हो गई है और यहाँ चोर नहीं है कहीं पे भी, तब तक वो बिलीव नहीं करेगा उस बात पे, और वो बौखलाया सा रहेगा कि उसको ड्रीम्स आए हैं तो चोर कहीं ना कहीं ज़रूर है घर में। ठीक है, तो ये इसका पिक्यूलियर पॉइंट है। और दूसरा है बर्निंग थर्स्ट के उसको ड्रीम्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसका फिजिकल जनरल्स। फिजिकल जनरल्स में हम ये देखते हैं कि ग्रेट इमेसिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल। कहने का मतलब ये है कि ये जो इसके पेशेंट्स होते हैं ना, ये खाना डाइट वगैरह सब मतलब अच्छे से करते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी ये ना ये पतले हो रहे होते हैं। ग्रेट इमेसिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल, अच्छे से रह भी रहे हैं लेकिन इनका फ्लैश भी लूज होता जा रहा है। थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमेसिएट रैपिडली ड्यूरिंग समर कंप्लेंट्स मतलब कि थ्रोट और नेक वाला जो पोर्शन होता है बच्चों का, वो बहुत जल्दी जल्दी इमेसिएट करेगा, बहुत जल्दी जल्दी थिन पतला होता रहेगा, फ्लैश लूज करेगा ड्यूरिंग समर कंप्लेंट। जब भी समर में उनको कोई कंप्लेंट होगी उस वक्त पे मेजरली ये चीज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, और इनकी बहुत ज़्यादा लायबिलिटी होती है कि वो कोल्ड उनको हो जाए। ठीक है, तो जो पेशेंट्स होते हैं उनको कोल्ड ले लेने की मतलब कोल्ड बहुत जल्दी उन्हें हो जाता है, लायबल होते हैं। नेक्स्ट, क्रेविंग फॉर सॉल्ट, ग्रेट एवर्जन टू ब्रेड। नाट्रोम्यूर है तो इससे याद रख सकते हो कि कॉमन सॉल्ट जो है उन्हें, इनके पेशेंट्स को सॉल्ट की क्रेविंग होती है, और एवर्जन टू ब्रेड होता है मतलब ब्रेड खाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो क्रेविंग है सॉल्ट की और एवर्जन है ब्रेड का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एसिड फूड, ब्रेड, क्विनीन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट्स। फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एसिडिक फूड मतलब कि अगर कोई भी ऐसा फूड जिसमें एसिड प्रेजेंट है ये खा लेते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रेड। ब्रेड मैंने ऊपर भी बताया, ग्रेट एवर्जन होता है ब्रेड से, ना इन्हें खाने का मन करता है, और अगर ये खा लेते हैं तो उससे बैड इफेक्ट्स होता है। क्विनीन से भी होता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट्स, और अगर बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स का एक्सेसिव यूज़ हो गया है किसी इनके खाने में तो भी बैड इफेक्ट्स होंगे। ऑफ कॉटराइजेशन ऑफ ऑल काइंड्स विद द सिल्वर नाइट्रेट मतलब कि कॉटराइजेशन का मतलब होता है एक्सेस हॉट और कोल्ड अप्लाइड टू रिमूव एक्स्ट्रा ग्रोथ। जैसे स्किन पे कभी कभी हमारे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है तो उसको कॉटराइज़ करने के लिए एक्सेसिव हॉट या कोल्ड चीज़ें अप्लाई की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ जैसे कि कोई बहुत हॉट टाइप की वो हुई ऑइंटमेंट वगैरह। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि उसको काट दिया जाता है किसी हॉट या इंस्ट्रूमेंट मतलब हॉट करके, तो उस चीज़ की वजह से या फिर सिल्वर नाइट्रेट की वजह से अगर हम उसे रिमूव करना चाह रहे हैं स्किन के आउट ग्रोथ को, तो उससे भी बैड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है हेड। हेड में क्या है, हेडेक ऑफ अनेमिक स्कूल गर्ल्स, ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हेड में क्या होता है, हमेशा ये पूछा जाता है वाइवा वगैरह में भी कि हेडेक कैसा होगा, है ना, नेट्रम का। तो उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली बोलना है कि स्कूल गर्ल्स और अनेमिक होती हैं वो, जो अनेमिक हैं, और वो लड़कियां जो मतलब स्कूल जा रही हैं उस एज में जो लड़कियां हैं उनको हेडेक होगा फ्रॉम सनराइज़ टू सनसेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सनराइज़ से लेके सनसेट ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। लेफ्ट साइडेड क्लेवस एज इफ बर्स्टिंग विद रेड फेस, ऐसा लगेगा जैसे कि इनका हेड बर्स्ट कर जाएगा, इतना दर्द होता है। विद रेड फेस, और उनका फेस भी रेड हो जाता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, इनको ऐसे बेचैनी सी फील होगी, नोजिया सा फील होगा कि अब वॉमिट हो जाएगी, और वॉमिटिंग भी हो जाती है। बिफोर एंड ड्यूरिंग सॉरी एंड वॉमिटिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस मतलब कि मेंसेस के पहले भी ये फीलिंग आएगी नोजिया और वॉमिटिंग की, बिफोर हो गया, और ड्यूरिंग एंड आफ्टर भी मतलब कि मेंसेस के समय पे भी और मेंसेस के बाद में भी। ठीक है,
तो ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम हो सकता है, ठीक है। एज दो 1000 लिटिल हैमर्स वर नॉकिंग इन द ब्रेन ड्यूरिंग फीवर, मतलब कि ऐसा लगेगा जैसे कि हेड में बहुत सारे हैमर्स को नॉक किया जा रहा है, मतलब बजाया जा रहा है, कोई हथौड़ा मार रहा है सिर पे, ऐसा फील होगा। इन द ब्रेन ड्यूरिंग फीवर, फीवर के समय में ऐसा वाला हेडेक होगा कि बहुत सारे हैमर्स नॉक कर रहे हो ब्रेन में, ठीक है। एंड इट विल बी एमिलियोरेटेड बाय पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन होगा तो ये चीज़ एमिलियोरेट हो जाएगी। ये भी इसका इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर पॉइंट है कि हेडेक कैसा होता है, एज दो 1000 लिटिल हैमर्स वर नॉकिंग इन द ब्रेन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हेडेक पे। हेडेक में बिगनिंग विद ब्लाइंडनेस, मतलब कि हेडेक जो होगा वो सबसे पहले ऐसा फील होगा कि ब्लाइंडनेस हो रही है, मतलब कि कुछ दिख नहीं रहा है, अंधापन सा फील होगा। विद जिगजैग डैजलिंग लाइक लाइटनिंग इन आइज, ऐसा लगेगा कि कुछ डैजलिंग जैसा कुछ फील हो रहा है, लाइक लाइटनिंग इन आइज, और आंखें एकदम चकाचौंध हो गई हैं। अशरिंग इन अ थ्रॉबिंग हेडेक फ्रॉम आई स्ट्रेन, मतलब कि थ्रॉबिंग हेडेक फील होगा और आई पे स्ट्रेन पड़ेगा, जोर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है द हेयर फॉल्स आउट व्हेन टच, जैसे ही बाल को छुएंगे हेयर फॉल करने लगेंगे। इन नर्सिंग वुमेन, स्पेशली वो उन वुमेन में जो ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं बेबीज़ को। फेस ऑयली शाइनी एज इफ ग्रीस्ड, मतलब कि फेस इनका इतना ऑयली और शाइनी दिखेगा जैसे कि उसको ग्रीस किया गया हो। तो जो हेडेक है ना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसका हेडेक स्कूल गर्ल्स या अनेमिक गर्ल्स में होता है वो कैसा होता है, सनराइज से सनसेट के बीच में होता है। बर्स्टिंग और रेड फेस, नोजिया, वॉमिटिंग बिफोर आफ्टर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर ये डैजलिंग और ब्लाइंडनेस वाला भी, और लास्ट वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइज़ पे। आइज़ में लैक्रिमेशन होता है, टीयर्स स्ट्रीम डाउन द फेस वेन एवर ही कफ्स, मतलब कि लैक्रिमेशन का क्या मतलब होता है, आंखों से पानी निकलना, ठीक है। तो जो आइज़ हैं उनमें लैक्रिमेशन होगा। टीयर्स जो होती हैं वो स्ट्रीम डाउन द फेस, मतलब कि टीयर्स बाहर निकलेंगे, फेस में निकलेंगे, फेस के थ्रू निकलेंगे। वेन एवर ही कफ्स, जब भी कफ होगा, जब भी खांसेगा पेशेंट, तब तब उसकी लैक्रिमेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं माउथ पे। माउथ में ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेंसेशन एज ऑफ अ हेयर ऑन द टंग, ऐसा लगेगा कि माउथ में, मतलब जो टंग है उस पे हेयर प्रेजेंट हो, ठीक है ना। ऐसा लगेगा कि जीभ पे हमारे बाल लगे हुए हैं। और टंग जो है मैप्ड होगी विद रेड इंसुलर पैचेस, टंग मैप्ड हो जाती है विद रेड इंसुलर पैचेस, ऐसा लगेगा कि पैचेस पैचेस हो गए हैं रेड कलर के टंग पे। लाइक रिंग वॉर्म ऑन साइड्स, और ऐसा लगेगा कि टंग के साइड्स में जैसे कि रिंग वॉर्म हो गया हो, ठीक है। हैवी डिफ़िकल्ट स्पीच, और इसी की वजह से जो टंग होती है ना वो थोड़ी भारी लगने लगती है, और जो इंसान है, जो पेशेंट है, उसकी हैवी और डिफ़िकल्ट स्पीच हो जाती है, बोलने में डिफ़िकल्टी होती है। चिल्ड्रन स्लो इन लर्निंग टू वॉक, और जो इसके चिल्ड्रन होते हैं वो चलना धीरे धीरे सीख पाते हैं, लर्निंग उनकी वॉकिंग के केस में स्लो होती है। नेक्स्ट आते हैं जीआईटी सिम्टम्स पे। जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सेंसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे ऐसा लगेगा कि जो यूट्रस है, सॉरी जो एनस है, वो कॉन्ट्रैक्शन का सेंसेशन होगा कि एनस जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, ठीक है। टॉर्न, ब्लीडिंग, स्मार्टिंग आफ्टरवर्ड्स, ऐसा लगेगा कि फट गया है, ब्लीड कर रहा है, और स्मार्टिंग आफ्टरवर्ड्स मतलब कि चुभन जैसी फील होगी उसमें। स्टूल जो आएगा वो ड्राई होगा, हार्ड होगा, डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत हार्ड और डिफ़िकल्ट स्टूल होगा। क्रम्बलिंग, स्टिचेस इन रेक्टम, ऐसा लगेगा जैसे कि स्टिचेस लगा दिए हो रेक्टम में, क्योंकि पास करने में बहुत दिक्कत होगी स्टूल को। इनवॉलेंट्री होता है, नोज नॉट वेदर फ्लेटस और फेसेस एस्केप, ऐसा समझ में ही नहीं आएगा कि गैस निकल रही है बाहर या स्टूल बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूरिनरी सिस्टम पे। जो इसका यूरिन होगा नैट्रम म्यूर के पेशेंट का, वो इनवॉलेंट्री होगा। इनवॉलेंट्री कब होगा, व्हेन वॉकिंग, कफिंग, लाफिंग, मतलब कि जब भी चलते वक्त, कफ करते वक्त मतलब खांसते वक्त, और लाफिंग हंसते वक्त क्या होगा, यूरिन इनवॉलेंट्री होगा, कभी भी निकल जाएगा, ठीक है। हैज़ टू वेट अ लॉन्ग वाइल, क्या हैज़ टू वेट अ लॉन्ग वाइल फॉर यूरिन टू पास इफ़ अदर्स आर प्रेजेंट, अगर वो किसी ऐसी जगह पे है पेशेंट जहाँ पे और लोग भी प्रेजेंट हैं, सपोज़ घर पे मेहमान आया या वो कहीं गया हुआ है, उसके आसपास और भी लोग प्रेजेंट हैं, तो ना वो यूरिन कंट्रोल करेगा अपना, ठीक है। वो वेट करेगा काफ़ी टाइम तक यूरिन को पास करने के लिए, जब तक बाकी लोग वहाँ प्रेजेंट होंगे उसके बाद ही वो पास करेगा, ठीक है। कटिंग इन यूरेथ्रा आफ्टर, और उसके बाद जब वो पास करेगा तो यूरेथ्रा में ऐसा फीलिंग आएगा जैसे कि कट कट हो गया है यूरेथ्रा, कटिंग इन यूरेथ्रा वाली फीलिंग आएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। मेल में क्या होता है, सेमिनल एमिशन होता है सून आफ्टर कोइशन, कोइशन के जस्ट बाद सेमिनल एमिशन हो जाएगा, सेमिनल एमिट हो जाएगा बाहर, ठीक है। विद इंक्रीज्ड डिज़ायर, इंक्रीज डिज़ायर मतलब कि उनकी डिज़ायर भी ज़्यादा होगी मेल्स की।
वीकनेस ऑफ ऑर्गन्स विद रिटार्डेड एमिशन ड्यूरिंग एन एम्ब्रेज, मतलब कि ऑर्गन्स की वीकनेस भी होगी रिटार्डेड एमिशन की वजह से। और इम्पोटेंसी भी हो सकती है। स्पाइनल इरिटेशन, स्पाइन में उनके इरिटेशन होगा। पैरालिसिस फील होगा आफ्टर सेक्सुअल एक्सेसिस। तो ये जितने बैड इफ़ेक्ट्स हैं ये सेक्सुअल एक्सेसिस की वजह से इसको फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या है, प्रेसिंग पुशिंग टुवर्ड्स जेनाइटल्स एवरी मॉर्निंग, मस्ट सिट डाउन टू प्रिवेंट प्रोलैप्सिस। मतलब इसमें ये फीलिंग आएगी इसको कि जो यूट्रस है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पुशिंग टुवर्ड्स जेनाइटल्स एवरी मॉर्निंग, तो इसलिए जो फीमेल होगी ना वो हर मॉर्निंग क्या करेगी, उसको पुश करने की कोशिश करेगी जेनाइटल्स को अपने अंदर, ताकि उसे, क्योंकि बार बार ये लग रहा है कि यूट्रस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मस्ट सिट डाउन टू प्रिवेंट प्रोलैप्सिस, और इसलिए उसको बैठे रहना पड़ता है। वो बार बार बैठी रहती है प्रोलैप्सिस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उसको बार बार ये फीलिंग आती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हे फीवर होगा। हे फीवर वो होता है जो एलर्जी की वजह से हो जाता है। स्क्विर्मिंग सेंसेशन इन द नॉस्ट्रिल, ऐसा लगेगा कि कोई छोटा सा वॉर्म या कीड़ा नाक में घुस गया है, जिसकी वजह से जब कीड़ा चलता है तो जो सेंसेशन होता है ना कि कीड़ा चल रहा है नाक में, वो वाली सेंसेशन इसको फील होगी। स्क्विर्मिंग सेंसेशन उसको कहते हैं। एज ऑफ अ स्मॉल वॉर्म, ऐसा लगेगा कि कोई वॉर्म है नॉस्ट्रिल में। ब्रॉट ऑन बाय एक्सपोजर टू हॉट सन और इंटेंस समर हीट, और जो कि क्यों आया है, एक्सपोजर टू हॉट सन की वजह से या इंटेंस समर हीट की वजह से आया है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने इसके सीवीएस पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट, मतलब कि हार्ट बीट जो है ना वो ऐसा लगेगा फ्लटर कर रही है एकदम, मतलब उसको फील होगी हार्ट बीट विद अ वीक फेंट फीलिंग, और एग्रीवेट होगा बाय लाइंग डाउन, मतलब कि उसको बहुत वीकनेस फील होगी, फेंट सा लगेगा, वीक फीलिंग होगी, और एग्रीवेट होगा ये लेटने से, लाइंग डाउन। द हर्ट्स पल्सेशंस शेक द बॉडी, मतलब कि उसको ऐसा लगेगा कि हर्ट की जो पल्स है वो इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा उसको फील होगी कि पूरी बॉडी को शेक कर देगी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या होगा, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हैमस्ट्रिंग्स, जब भी कोई चलने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, हैमस्ट्रिंग मसल्स को मूव करने की कोशिश करेगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बहुत पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फीवर पे। फीवर ब्लिसर्स लाइक पर्ल्स अबाउट द लिप्स, लिप्स ड्राई सोर एंड क्रैक्ड अल्सरेटेड। फीवर ब्लिसर्स आएंगे उसको, ठीक है, लाइक पर्ल्स अबाउट द लिप्स, ऐसा लगेगा कि कुछ छोटे छोटे दाने टाइप लिप्स पे हो गए हैं। लिप्स ड्राई होंगे, सोर होंगे मतलब दर्द होंगे, एंड क्रैक्ड होंगे, फटे हुए लिप्स होंगे, अल्सरेटेड होंगे, उसमें अल्सर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरमिटेंट। जो फीवर होता है ना वो रुक रुक के आता है, मतलब इंटरमिटेंट फीवर जो होता है वो रुक रुक के आता है, तो इस केस में भी इंटरमिटेंट फीवर होगा। पैरोक्सिज्म एट 10 और 11 AM, 10 और 11 AM के अराउंड फीवर आएगा। ओल्ड क्रोनिक बैडली ट्रीटेड केसेस, ये उन केसेस में देते हैं जिसमें इंटरमिटेंट फीवर आता है और पुराना केस है, क्रोनिक है और बैडली ट्रीटेड केसेस में हम ये मेडिसिन अब दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि especially after suppression by quinine, headache with unconsciousness during chill and heat, sweat aggravates pain। क्या होगा कि इंटरमिटेंट फीवर तो आएगा, ठीक है, ओल्ड क्रोनिक बैडली ट्रीटेड केसेस में हम ये मेडिसिन दे सकते हैं, स्पेशली जब भी क्विनीन से उसको सप्रेस किया गया हो पहले, ठीक है, केस को। हेडेक विद अनकॉन्शियसनेस ड्यूरिंग चिल एंड हीट, हेडेक होगा विद अनकॉन्शियसनेस चिल और हीट के केस में, और स्वेट आएगा जो कि एग्रीवेट करेगा पेन को, मतलब स्वेट की वजह से पेन होगा बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है इसका स्किन, ये इसका इंपॉर्टेंट है। हैंग नेल्स, स्किन अराउंड द नेल्स ड्राई एंड क्रैक्ड, मतलब कि जो नेल्स के अराउंड जो स्किन होती है ना वो ड्राई होगी और क्रैक्ड होगी, रूखी रूखी होगी और फटी फटी सी लगेगी, क्रैक्ड लगेगी। हर्पीस अबाउट एनस एंड ऑन बॉर्डर्स ऑफ हेयर एट नेप ऑफ द नेक, मतलब कि हर्पीस इस एनस के अराउंड इसको क्या होगा, लगेगा हर्पीस हो गया है, और कहाँ पे, ऑन बॉर्डर्स ऑफ हेयर एट नेप ऑफ द नेक, नेक के नेप पे और उसके बॉर्डर्स पे ऐसा लगेगा हेयर प्रेजेंट है। वॉट्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड्स, मतलब कि पाम्स में क्या होगा, वॉट्स हो जाएंगे, वॉट्स मतलब वो छोटे छोटे टाइप के मस्से होते हैं वो निकल आएंगे। एक्जेमा रॉ रेड इन्फ्लेम्ड स्पेशली इन एजेस ऑफ हेयर, मतलब कि एक्जेमा हो जाएगा जो कि रॉ होगा, रूखा होगा, रेड होगा, इन्फ्लेम्ड होगा, स्पेशली इन एजेस ऑफ हेयर, हेयर के एजेस पे हो जाएगा, और ये एग्रीवेट होता है फ्रॉम ईटिंग टू मच सॉल्ट, ठीक है। और अगर आप सी शोर पे हैं या ओशियन वोएज में हैं तब भी ये एग्रीवेट हो जाता है।
उसके बाद है अर्टिकेरिया, अक्यूट और क्रोनिक ओवर होल बॉडी। हम इसे अर्टिकेरिया की कंडीशन में, चाहे वो अक्यूट हो या क्रोनिक केस हो, दे सकते हैं। और अगर अर्टिकेरिया पूरी बॉडी पे है तब भी दे सकते हैं इस मेडिसिन को, स्पेशली आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वायलेंट एक्सरसाइज करने की वजह से जो अर्टिकेरिया होता है वो बढ़ जाता है और उसके कुछ बैड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो अर्टिकेरिया चाहे अक्यूट केस हो, चाहे क्रोनिक केस हो, चाहे वो पूरी बॉडी पे हुआ हो, हम इसे नाइट्रोम्यूर को आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोडालिटीज़ पे। मोडालिटीज़ में क्या होता है, एग्रीवेशन और एमेलियोरेशन। एग्रीवेशन मतलब कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो प्रॉब्लम को वर्सन कर रही हैं, और एमेलियोरेशन मतलब कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रिलीफ दे रही हैं। तो एग्रीवेशन होता है इसको 10 और 11 बजे के करीब, क्योंकि हमने देखा था कि 10 और 11 बजे के करीब ही इसका फ़ीवर बढ़ता है, ठीक है। एट द सी शोर और फ्रॉम सी एयर, सी शोर पे अगर ये है या सी की एयर भी आ रही है, इसको लग रही है, तो पेशेंट को एग्रीवेशन होगा। हीट ऑफ सन और स्टोव मतलब कि गर्मी से, सन की गर्मी से इसको एग्रीवेशन होगा, या स्टोव से भी। मेंटल एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा मेंटली अगर एक्सर्शन कर लेगा, यूज़ कर लेगा अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा, तो भी इसको क्या होगा, एग्रीवेशन होगा। और कब होगा, टॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लाइंग डाउन, मतलब कि बात करने से, बोलने से, रीड करने से और लेटे रहने से एग्रीवेशन होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एमेलियोरेशन पे। एमेलियोरेशन इसको खुली हवा में होगा, ओपन एयर में जाने से कंप्लेंट्स इसकी थोड़ी बेटर हो जाएंगी। कोल्ड बाथिंग से, ठंडे पानी में नहा लेने से। गोइंग विदाउट रेगुलर मील्स, मतलब कि अगर ये थोड़ा बहुत भूखा है, तो भूखे रहने से इसको, रेगुलर मील्स नहीं करेगा तो एमेलियोरेशन रहेगा इसको। लाइंग ऑन राइट साइड, राइट साइड पे अगर ये लाई करेगा तो इसको एम्लियोरेशन होगा। तो ये कंप्लेन लेफ़्ट साइड की है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड की कंप्लेन है, तो जब ये राइट साइड पे लाई करेगा तो ये एम्लियोरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिलेशंस पे। इसका रिलेशंस जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू एपिस, एक्ट्स वेल बिफोर एंड आफ्टर इट, मतलब कि इसके साथ हम एपिस मेलिफिका भी दे सकते हैं। अगर हमने नाइट्रोम्यूर दी है तो वो एपिस जो है उसके पहले और उसके बाद देने पे अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट है नाइट्रोम्यूर इज़ द क्रोनिक ऑफ इग्नीशिया विच इज़ इट्स वेजिटेबल एनालॉग, मतलब कि अगर क्रोनिक केस होता है ना तो हम नाइट्रोम्यूर देते हैं, और इग्नेशिया अगर यही सारी कंप्लेंट्स हैं और अक्यूट में हैं तो हम इग्नेशिया हमारा देते हैं, ठीक है। इज़ फॉलोड बाय सेपिया एंड थ्यूजा, इसके बाद हम सेपिया और थ्यूजा देते हैं तो भी बेटर काम करता है। कैन नॉट ऑफन बी रिपीटेड इन क्रोनिक केसेस विदाउट एन इंटर करेंट कॉल्ड फॉर बाय द सिम्टम्स, मतलब कि क्रोनिक केसेस अगर हैं नक्सवॉमिक, सॉरी, नेट्रोम्यूर के, तो हमें इसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें दोबारा से सिम्टम्स देख लेने चाहिए कि क्या चेंज आया है मेडिसिन देने के बाद। हमें बार बार नेट्रम को रिपीट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है शुड नेवर बी गिवन ड्यूरिंग फीवर पैरोक्सिसम, ठीक है। मतलब कि जब भी फीवर पैरोक्सिसम की कंडीशन होगी तो इसको नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ वर्टिको एंड हेडेक बी वेरी परसिस्टेंट और प्रोस्ट्रेशन भी प्रोलॉन्ग्ड आफ्टर नेट्रियम, नक्स विल रिलीफ, मतलब कि जैसे कि हमने देखा था नेट्रियम का कंप्लेन था कि वर्टिको और हेडेक वगैरह है, ठीक है। तो अगर ये परसिस्टेंट रहता है और प्रोस्ट्रेशन भी प्रोलॉन्ग्ड रहती है नेट्रम देने के बावजूद, तो इसके बाद हम नक्स वोमिका दे सकते हैं, वो रिलीफ दे देगी। तो ये गाइस पूरी नेट्रम म्यूरेटिकम थी आपके लिए। अगर आपको ये मेडिसिन समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि कुछ मैं चेंजेस लाऊं अपने एक्सप्लेनेशन के तरीके में तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसी तरीके से मैं और भी मेडिसिन आपके लिए लाती रहूँगी। वेडनेसडे, मतलब हफ्ते में मैं चाहती हूँ कि 2 वीडियोस मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट ईयर की मेडिसिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी। जो नेट्रोम्यूर है ये आपको पूरी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।